कहानी 14th सेंचुरी भारत की है। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को मदुराई तक एक्सपैंड कर दिया था, लेकिन उनकी कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट करने और टोकन करेंसी जैसी मिसगाइडेड पॉलिसीज सल्तनत के लिए भारी पड़ी और साउथ में सल्तनत का कंट्रोल कमजोर हो गया। मौके का फायदा उठाकर हरिहरा और बुक्का नाम के दो भाई 1336 में तुंगभद्रा के किनारे विजयनगर नाम का एक नया किंगडम एस्टैब्लिश करते हैं, जिसको आने वाले समय में 4 डायनेस्टीज संगम, सलुवा, तुलुवा और अराविडु रूल करती हैं। विजयनगर एम्पायर जब अपनी चरम सीमा पर था, तब उसका एक्सटेंट नॉर्थ में कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन से लेकर पूरे सदर्न पेनिनसुला तक था। यह बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिवल इंडिया की पॉलिटी को 11th सेंचुरी के बाद से लार्जली मुस्लिम डायनेस्टीज ने डोमिनेट किया था, और ऐसी सिचुएशन में विजयनगर जैसे बड़े हिंदू किंगडम का राइज करना और उसका लगभग 300 साल तक एग्जिस्ट करना एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट से कम नहीं था। वैसे पोर्चुगीज ट्रैवलर बारबोसा के हिसाब से विजयनगर रूलर्स डिवाउट हिंदू होने के बावजूद पब्लिक पॉलिसी में काफी सेक्युलर अप्रोच रखते थे और उनके किंगडम में कई तरह के रिलीजियस सेक्ट्स को रिलीजियस फ्रीडम थी। खैर, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल ईस्टर्न कर्नाटका में लोकेटेड हम्पी थी, जो आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और अपने आर्किटेक्चरल ग्रैंड्योर के लिए फेमस है। पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पेस के हिसाब से हम्पी शहर ऑलमोस्ट रोम जितना बड़ा था। पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक तो ये तक कहते हैं कि पूरी दुनिया में उन्होंने हम्पी जैसा दूसरा शहर देखा ही नहीं। इस वीडियो में हम देखेंगे विजयनगर एम्पायर के 300 साल का ग्लोरियस इतिहास और उसके डाउनफॉल की कहानी। हम देखेंगे कि जब नॉर्थ इंडिया तिमूर और बाबर के इन्वेजन से केओस में था, तब कैसे विजयनगर हर रोज नई हाइट्स को छूते हुए साउथ इंडिया का अनडिस्प्यूटेड किंगडम बना हुआ था। ये उस विजयनगर की कहानी है जिसके एक राजा कृष्णदेव राय को खुद मुगल एम्परर बाबर अपने दौर के इंडिया का सबसे पावरफुल राजा बताते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री। हरिहरा एक किंगडम के फर्स्ट रूलर बने जिन्होंने होयसला टेरिटरी को एनेक्स किया। 1356 में बुक्का राया ने उन्हें सक्सीड करते हुए मदुराई सल्तनत का डिस्ट्रक्शन और विजयनगर का पूरे सदर्न पेनिनसुला में एक्सपेंशन किया। लेकिन विजयनगर के लिए यह सब इजी नहीं था। तुगलक्स के बाद दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन तो हुआ, लेकिन डेक्कन में बहामनी सल्तनत ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और काफी तेजी से पावरफुल होने लगा। बहामनीज विजयनगर के नॉर्दर्न एम्बिशंस के सामने सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल थे। इनकी राइवलरी बुक्का के दौर में शुरू हुई, जो एक सेंचुरी तक चलती रही। राइवलरी फर्टाइल तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कोंकण को लेकर थी। दोआब और डेल्टा की लड़ाई उनकी फर्टिलिटी की वजह से थी, लेकिन कोंकण की लड़ाई हॉर्सेस को लेकर थी, जो कैवलरी के लिए इंपॉर्टेंट थे। बहामनीज ने नॉर्थ से आने वाले हॉर्सेस को ब्लॉक कर दिया और इसलिए वेस्ट एशिया के साथ होने वाले हॉर्स ट्रेड के लिए फेमस कोंकण का गोवा पोर्ट विजयनगर के लिए काफी क्रूशल हो गया। कई सालों के इनकंक्लूसिव राइवलरी के बाद जैसे ही देवराया 1404 में पावर में आए, तुंगभद्रा दोआब को लेकर स्ट्रगल एक नए विगर के साथ स्टार्ट हुआ। लेकिन वारंगल और बहामनी के बीच हुई एक पुरानी ट्रीटी ने सदर्न इंडिया का बैलेंस ऑफ पावर बदल कर रख दिया था, जिसकी वजह से 1408 में देवराय को बहामनी सुल्तान फिरोज शाह बहामनी के हाथों एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट फेस करनी पड़ी। देवराय को कॉम्पनसेशन के लिए अपनी बेटी की मैरिज फिरोज से करनी पड़ी और डाउरी में बनकापुर की टेरिटरी भी देनी पड़ी। लेकिन कुछ ही सालों बाद देवराय को रिवेंज का मौका मिला। रेड्डी किंगडम में एक्सेशन को लेकर कंफ्यूजन के चलते देवराय ने डिप्लोमैटिक मैन्यूवरिंग करके वारंगल के साथ एक ट्रीटी साइन की और रेड्डी किंगडम को आपस में डिवाइड कर लिया। विजयनगर की इस डिप्लोमेसी की वजह से बैलेंस ऑफ पावर फिर बदल गया और 1420 में देवराय ने फिरोज को डिफीट करते हुए पुरानी टेरिटरीज रिकैप्चर कर ली। 1425 में देवराय 2 पावर में आए, जो संगम डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे। पोर्चुगीज ट्रैवलर नूनीज बताते हैं कि श्रीलंका, पेगू और मलया के किंग्स भी देवराय 2 को ट्रिब्यूट पे करते थे। इनके रूल में विजयनगर में कई रिफॉर्म्स हुए। बहामनीज की मेन पावर उनके मुस्लिम आर्चर्स और कैवलरी की वजह से थी, इसलिए देवराय 2 ने कई केपेबल मुस्लिम्स को जागीर दी और अपने सोल्जर्स को उनके अंडर आर्चरी की ट्रेनिंग दी। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग कैवलरी का ऑर्गेनाइजेशन भी हुआ। अगले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर तुलुवा डायनेस्टी के कृष्णदेव राय हुए, जो 1509 में थ्रोन पर आए। ये बाबर के कंटेम्पररी थे। कृष्णदेव राय के दौर में विजयनगर की प्रॉस्पेरिटी अपने जेनिथ पर थी और डोमिंगो पेस जब हम्पी का कंपैरिजन रोम से कर रहे थे, तब यहां कृष्णदेव का ही रूल था। पेस बोलते हैं कि कृष्णदेव एक एबल मिलिट्री जनरल भी थे, जो बैटल को फ्रंट से लीड करते थे और अपने इंजर्ड सोल्जर्स का ध्यान पर्सनली रखते थे। इसलिए कृष्णदेव ने तुंगभद्रा दोआब के झगड़े को फिर से जिंदा करते हुए उड़ीसा के गजपति और बहामनीज के सक्सेसर स्टेट बीजापुर सल्तनत पर बड़ी विक्टरीज पाई। कृष्णदेव के दौर में पोर्चुगीज की इंडिया में एंट्री हो चुकी थी, जिनके गवर्नर एल्बक्यू कृष्णदेव के काफी अच्छे रिलेशंस थे। पोर्चुगीज ने कृष्णदेव को मिलिट्री एड भी दी, जिसके बदले में उन्हें भटकल फोर्ट बनाने की परमिशन मिली। लेकिन हिस्टोरियंस का ओपिनियन है कि यह कृष्णदेव की सबसे बड़ी वीकनेस थी कि वो पोर्चुगीज डेंजर को अंडर एस्टिमेट करते रहे। कृष्णदेव की ग्रेटनेस के कई और रीजंस थे। उन्हें हिस्टोरियंस द ग्रेट बिल्डर भी बोलते हैं। उनके द्वारा कंस्ट्रक्टेड एक इनॉर्मस टैंक को डोमिंगो पेस अपनी बुक क्रॉनिकल ऑफ द विजयनगर किंग्स में अ ग्रेट आर्किटेक्चरल वंडर कहते हैं। उनके रूल में विजयनगर टेंपल आर्किटेक्चर भी अपने मैच्योर फेज में था, जब टावरिंग राया गोपुरम, श्रीसेलम टेंपल कॉम्प्लेक्स के कुछ पार्ट्स, विरूपाक्षा टेंपल का पिलर्ड हॉल एटसेट्रा का कंस्ट्रक्शन हुआ। राया गोपुरम विजयनगर का यूनिक इनोवेशन था और यह टेंपल्स का रॉयल्टी गेटवे था। ये इतने मैग्निफिसेंट थे कि टेंपल्स की मेन श्राइन्स उनके सामने बौनी लगने लगी थी। एकम बारंथा टेंपल का 188 फीट टॉल सदर्न गोपुरम सबसे मैसिव है, जो कृष्णदेव ने ही बनवाया था। कृष्णदेव के रूल को हिस्टोरियंस गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर भी बोलते हैं, क्योंकि वो खुद एक नोटेड स्कॉलर थे और उन्होंने अमुक्त मलयादा नाम की तेलुगु पोएट्री का कलेक्शन
और जंबावती कल्याणम, मदलसा चरिता और सत्यवाड़ू परिणाया जैसे संस्कृत वर्क्स प्रोड्यूस किए। इसके अलावा उनके दौर में तेलुगु, कन्नड़ और तमिल पोएट्स को काफी सपोर्ट भी मिला, जिनमें तमिल पोएट हरिदासा और कन्नड़ स्कॉलर मल्लन नार्या काफी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। कृष्णदेव लिटरेचर को इतना वैल्यू करते थे कि उनके कोर्ट में 8 तेलुगु पोएट्स और स्कॉलर्स थे, जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। इन अष्टदिग्गजों में साउथ इंडिया के बीरबल कहे जाने वाले तेनाली रामा भी थे, जो अपनी इंटेलिजेंस के लिए फेमस हैं। आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी। विजयनगर के पॉलिटिकल गेन्स के अलावा उसका आर्किटेक्चर ग्रैंडियर भी उसे एक ग्रेट एम्पायर बनाता है, और यही वजह है कि हम्पी आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम्पी के रूइंस में विजयनगर की ग्लोरी और उसके डिस्ट्रक्शन दोनों की स्टोरीज दिखती हैं। यहां पर 1600 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं। अब्दुल रज़ाक, जो अर्ली 1440s में इंडिया आए थे, वो यहाँ के 7 टियर्ड फोर्टिफिकेशन से काफी इंप्रेस्ड थे। फोर्ट के अंदर कैपिटल सिटी के अलावा एग्रीकल्चरल लैंड और कैनाल्स भी थे, जिसका स्ट्रेटेजिक रीजन वॉरफेयर के टाइम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना था। टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो मंडपा या लॉन्ग पिलर्ड हॉल्स, राया गोपुरम, चैरियट स्ट्रीट्स और इलैबोरेट ऑर्नामेंटेशन जैसे फीचर्स डिस्टिंक्टली विजयनगर इनोवेशंस हैं, और ये विजयनगर की प्रॉस्पेरिटी का एविडेंस है। हम्पी का सबसे इंपॉर्टेंट टेंपल विरूपाक्षा टेंपल है, क्योंकि विरूपाक्षा विजयनगर रूलर्स के मेन डेटी थे, जिनके बिहाफ में रूल करने का क्लेम वो करते थे। यहाँ का मैसिव ईस्टर्न गोपुरम 1510 में कृष्णदेव राय ने बनवाया था, जो टेंपल के मेन श्राइन से काफी ज्यादा बड़ा है। विठल टेंपल में कल्याण मंडप और हम्पी स्टोन चैरियट जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। ये स्टोन चैरियट हमारे 50 रुपए के नए नोट में भी हैं। इसका कंस्ट्रक्शन भी कृष्णदेव ने कोणार्क के स्टोन चैरियट से इंप्रेस होकर करवाया था। यहाँ के डिटेल्ड कार्विंग वाले म्यूजिकल पिलर्स भी आर्किटेक्चरल वंडर्स हैं, जिनको हिट करने से 81 टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन। विजयनगर की ग्रेटनेस का एक रीजन उनका यूनिक पॉलिटिकल इनोवेशन नायंकारा सिस्टम भी था, जो दिल्ली सल्तनत के एकता सिस्टम से इंस्पायर था। इसमें अमर नायका नाम के मिलिट्री कमांडर्स नायकट्टम नाम की कुछ टेरिटरीज को राया के बिहाफ में गवर्न करते हुए एक कंटिंजेंट फोर्स मेंटेन करते थे, जो विजयनगर को बैटल्स में हेल्प करती थी। अमर नायक को कंट्रोल में रखने के लिए उनके ट्रांसफर की पावर राया के पास थी, लेकिन इनमें से कुछ नायक 17वीं सेंचुरी में इंडिपेंडेंट किंगडम्स एस्टैब्लिश करने लगे, जो विजयनगर के डिक्लाइन का एक कारण बना। सोसाइटी की बात करें तो विजयनगर में एक यूनिक सोशल स्ट्रक्चर था, जहां वैष्णवाइट्स को राइट हैंड कास्ट और शैवाइट्स को लेफ्ट हैंड कास्ट में रखा जाता था। वुमेन की पोजीशन रिलेटिवली बेटर थी, क्योंकि कई लर्नेड वुमेन अकाउंटेंट और जजेस की पोजीशन होल्ड करती थी। लेकिन नूनीज देवदासी, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज और सती के एग्जिस्टेंस की भी बात करते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो किसी भी मेडिवल किंगडम की तरह विजयनगर का भी मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू ही था, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इंडस्ट्रीज टैक्स एटसेट्रा भी एग्जिस्ट करते थे। विजयनगर का मार्केट भी उसकी प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। पेस बाजार का एक ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन देते हुए बोलते हैं कि वहां दुनिया की हर चीज मिलती थी, फ्रॉम प्रेशियस स्टोन्स टू थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी। इसके अलावा विजयनगर डायमंड एक्सपोर्ट के लिए भी फेमस था। नूनीज यहां की डायमंड माइंस को वर्ल्ड की रिचेस्ट माइंस बताते हैं। डिसइंटीग्रेशन एंड द फॉल ऑफ एम्पायर। विजयनगर की प्रॉस्पेरिटी इतनी ज्यादा थी कि शायद ही कोई इसके डाउनफॉल को इमेजिन कर सकता था। बट जस्ट लाइक अदर ग्रेट एम्पायर्स, विजयनगर का एंड भी इनएविटेबल था। कृष्णदेव राय की 1529 में डेथ के बाद अच्युतदेव राय और अलियाराम राय के बीच सक्सेशन का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, जिसका फायदा उठाकर डेक्कनी सुल्तान इस पावर स्ट्रगल में इंटरवीन करने लगे और एम्पायर को काफी नुकसान हुआ। अच्युता की 1542 में डेथ के बाद राम राय की हेल्प से सदाशिव राय पावर में आया, जिसने अरविडू डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। बट रियल पावर राम राय के पास थी। राम राय ने कई सक्सेसफुल बैटल्स लीड किए और बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर को ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स फेस करने पड़े। इन ह्यूमिलिएटिंग डिफीट से नाराज 1565 में बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर ने एक यूनाइटेड फोर्स के साथ विजयनगर को बैटल ऑफ तलीकोटा में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, और यह बैटल इंडियन हिस्ट्री का एक वाटरशेड इवेंट बन गया। बैटल ऑफ तलीकोटा के बाद विजयनगर की कैपिटल पेनुकोंडा शिफ्ट कर दी गई और किंगडम अगले 100 ईयर्स तक एग्जिस्टेंस में रहा। लेकिन कई अमर नायकों के इंडिपेंडेंट किंगडम्स के इमर्जेंस से अब राया की पावर इनसिग्निफिकेंट और विजयनगर की ग्लोरी के दिन खत्म हो चुके थे। विजयनगर की ग्लोरियस हिस्ट्री वैसे तो 1565 में ही खत्म हो जाती है, लेकिन ऑफिशियली इसका एंड 1646 में होता है। द बहामनिड्स। आप सभी जानते हैं कि 1350 से 1565 के बीच सदर्न इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट किंगडम्स का राइज हुआ। ये थे द विजयनगर एंड द बहामनीद किंगडम। विंध्यास के साउथ में डेवलप हुए इन किंगडम्स ने लगभग 200 साल तक रूल किया। इन्होंने न सिर्फ मैग्निफिसेंट कैपिटल्स और सिटीज बिल्ड करवाए, बल्कि आर्ट्स और लिटरेचर को भी प्रमोट किया। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश किया और कॉमर्स और हैंडीक्राफ्ट्स को भी डेवलप किया। 1350 के दशक में नॉर्थ इंडिया में जब दिल्ली सल्तनत अनेक कारणों से वीक होती जा रही थी, डिसइंटीग्रेशन का दौर चल रहा था, वहीं साउथ इंडिया और डेक्कन में लोगों को एक स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिली। ये स्टेबिलिटी 1565 में हुई बैटल ऑफ बन्नीहाटी, जिसे बैटल ऑफ तलीकोटा भी कहते हैं, में एंड हुई, जहां विजयनगर एम्पायर का एंड हुआ। आज इस कहानी में हम बहामनीद किंगडम पर फोकस करेंगे और जानेंगे इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री और सोसाइटी में रहे डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। बहामनी किंगडम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1336 में विजयनगर एम्पायर का सेटअप तुंगभद्रा रिवर के साउथ में हुआ। उनकी पावर बढ़ने के साथ वो नॉर्थ और साउथ की पावर से क्लैश में आए। साउथ में उनका मेन राइवल था मदुराई सल्तनत और नॉर्थ में उनके एनिमी के रूप में बहामनी किंगडम का राइज हुआ। 1347 में बहामनी किंगडम एग्जिस्टेंस में आया। किंगडम का फाउंडर था अलाउद्दीन हसन, जो कि एक अफगान एडवेंचरर था।
एक ब्राह्मण गंगू की सर्विस में वो पला बढ़ा, इसलिए उसको हसन गंगू भी कहा जाता है। अपने कोरोनेशन के बाद उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का टाइटल अस्यूम किया। उसने अपना डिसेंट ईरान के एक हाफ मिथिकल हीरो बहमन शाह से ट्रेस किया। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली सल्तनत के मेजॉरिटी रूलर्स सुन्नी मुस्लिम्स थे, जबकि बहमनी किंगडम के रूलर्स शिया मुस्लिम थे। हिस्टोरियन फेरिश्ता की माने तो बहमन शाह का टाइटल उसके ब्राह्मण पेट्रन के लिए एक ट्रिब्यूट था। इसी टाइटल से इस किंगडम का नाम बहमनी किंगडम पड़ा। हसन गंगू की डेथ 1458 में हुई। दोस्तों, बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के बीच थ्रू आउट स्ट्रगल चलती रही, इसीलिए दोनों किंगडम्स की हिस्ट्री आपस में जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं इस लड़ाई के बारे में नेक्स्ट सेक्शन में। बहमनीज वर्सेस विजयनगर। दोस्तों, बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के बीच 3 अलग अलग एरियाज के लिए क्लैश था। तुंगभद्र दोआब, कृष्ण गोदावरी डेल्टा और मराठवाड़ा कंट्री। दोनों एम्पायर्स के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स एक रेगुलर फीचर था, और जब तक ये एम्पायर्स एग्जिस्टेंस में रहे तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे। इन क्लैशेस से इन एरियाज में वाइड स्प्रेड डेवस्टेशन हुआ और जान माल की हानि भी लगातार होती रहती थी। दोनों ही साइड्स ने टाउन्स और विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया और मेन, वुमेन और चिल्ड्रन को स्लेवरी में सेल किया। 1367 में विजयनगर एम्पायर के रूलर बुक्का वन ने मुदगल फोर्ट पर हमला किया और पूरे गैरिसन को स्लॉटर कर दिया। इसका बदला लेने के लिए बहमनी सुल्तान ने विजयनगर टेरिटरी में एंटर करके उनको डिफीट किया। बहमनी सुल्तान की सुपीरियर आर्टिलरी और एफिशिएंट कैवलरी के कारण विजयनगर एम्पायर की डिफीट हुई। इस वॉर के दौरान मेन, वुमेन और चिल्ड्रन का बड़ी संख्या में संहार हुआ। दोनों साइड्स ने एग्जॉस्ट होकर एक ट्रीटी साइन की, जिसमें यह तय हुआ कि दुआब का एरिया दोनों ही किंगडम्स शेयर करेंगे, और यह भी तय हुआ कि वॉर में क्रूअल्टी को अवॉइड किया जाएगा और निहत्थे लोगों को मारा नहीं जाएगा। इस अकॉर्ड को फुली इंप्लीमेंट तो नहीं किया जा सका, लेकिन साउथ इंडिया में इस ट्रीटी ने वॉरफेयर्स को थोड़ा ह्यूमेन जरूर बनाया। 14th सेंचुरी के एंड में ईस्ट कोस्ट की कई हिंदू प्रिंसिपैलिटीज को कैप्चर करने के लिए स्ट्रगल हुई। इनमें से सबसे नोटेबल थे रेड्डीज और वारंगल के रूलर्स। रेड्डीज डेल्टा के ऊपर रीजन में रूल कर रहे थे। बहमनीज विजयनगर एम्पायर और नॉर्थ में ओडिशा के रूलर्स के बीच इन रीजन्स के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हुई। बहमनी किंगडम के फाउंडर हसन गंगू के टाइम में वारंगल के रूलर्स ने दिल्ली के अगेंस्ट स्ट्रगल में हेल्प की थी, लेकिन उसके सक्सेसर्स ने वारंगल को इन्वेड किया और कौलाज और गोलकोंडा के फोर्ट पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया। बहमनी सुल्तान ने गोलकोंडा को अपने एम्पायर की बाउंड्री फिक्स करके यह वादा किया कि इसके आगे वारंगल को इंक्रोच नहीं किया जाएगा। इस तरह दोनों किंगडम्स के बीच अलायंस हुआ जो 50 साल तक चला। अब हम बढ़ते हैं बहमनी किंगडम के सबसे रिमार्केबल फिगर रहे फिरोज शाह बहमनी, जिन्होंने 1397 से 1422 तक रूल किया। फिरोज शाह बहमनी, रेन 1397 टू 1422। दोस्तों, जैसा कि हमने मेंशन किया कि फिरोज शाह बहमनी किंगडम के सबसे रिमार्केबल रूलर रहे। रिलीजियस साइंसेज में उसके पास अच्छी नॉलेज थी, जैसे कमेंट्रीज ऑफ कुरान, ज्यूरिस्प्रूडेंस एटसेट्रा। इसके साथ ही नेचुरल साइंसेज में उसकी खास रुचि थी, जैसे बॉटनी, ज्योमेट्री, लॉजिक एटसेट्रा। हिस्टोरियन फरिश्ता की माने तो फिरोज न सिर्फ पर्शियन, अरबिक और टर्किश लैंग्वेज में वेल वर्स था, बल्कि तेलुगु, कन्नड़ा और मराठी में भी। फिरोज शाह बहमनी डेक्कन को इंडिया का कल्चरल सेंटर बनाने के लिए डिटरमिन्ड था। दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के चलते यह पॉसिबल हो पाया क्योंकि कई लर्नेड लोग डेक्कन की तरफ माइग्रेट हुए। ईरान और इराक से भी लर्नेड मैन को बुलाया गया। फिरोज ने सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट की। फिरोज शाह का सबसे रिमार्केबल स्टेप रहा हिंदूज को लार्ज स्केल में एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करना। ऐसा कहा जाता है कि उसके रेन के बाद से ही डेक्कनी ब्राह्मण्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक डोमिनेंट ग्रुप बनकर उभरे, पर्टिकुलरली रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में। डेक्कनी हिंदूज ने फॉरेनर्स के इन्फ्लक्स को भी रोका, जिनको अफाकीज भी कहा जाता था। फिरोज शाह ने एस्ट्रोनॉमी को इंकरेज किया और दौलताबाद के पास एक ऑब्जर्वेटरी भी बनवाई। उसने कोंकण रीजन के चाउल और डाभोल पोर्ट्स पर खास ध्यान दिया, जो उसके किंगडम के प्रिंसिपल पोर्ट्स थे। इन पोर्ट्स में पर्शियन गल्फ और रेड सी से ट्रेडिंग शिप्स आया करती थी और दुनिया के सभी पार्ट से लग्जरी गुड्स यहां आते थे। फिरोज शाह बहमनी ने बिरार की तरफ अपने किंगडम का एक्सपेंशन स्टार्ट किया। वहां के गोंड राजा नरसिंह राय ऑफ खेरला को डिफीट करके बिरार को कैप्चर किया। बदले में नरसिंह राय ने 40 एलिफेंट्स, 5 माउंट्स ऑफ गोल्ड और 50 माउंट्स ऑफ सिल्वर गिफ्ट में दिए। उसने राय की एक डॉटर से शादी भी की। खेरला नरसिंह को वापस कर दिया गया और उसको किंगडम का अमीर बनाया गया। दोस्तों, फिरोज बहमनी के बारे में जानने के बाद अब हम वापस चलते हैं विजयनगर और बहमनी के सेकंड मेजर राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर, बहमनीज वर्सेस विजयनगर। दोस्तों, विजयनगर एम्पायर के देवराय वन रेन फ्रॉम 1404 टू 1422 के दौरान तुंगभद्रा दोआब में फिर से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिरोज शाह ने देवराय वन को डिफीट किया और उसकी डॉटर से मैरिज की। डाउरी में बांकापुर सुल्तान को दिया गया, लेकिन कृष्णा गोदावरी बेसिन के डोमिनेशन के लिए स्ट्रगल कंटिन्यूड रही। 1419 में फिरोज शाह बहमनी को देवराय वन ने डिफीट किया। इस डिफीट ने फिरोज की पोजीशन को वीक कर दिया और अपने ब्रदर अहमद शाह वन रेन फ्रॉम 1422 टू 1436 के फेवर में उसको किंगडम छोड़ना पड़ा। फेमस सूफी सेंट गैसू दराज से अहमद शाह का एसोसिएशन था, जिसके चलते उसको वली यानी सेंट बोला जाता था। गैसू दराज चिश्ती ऑर्डर के सेंट नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के डिसाइपल और उनके सक्सेसर थे। खैर, अहमद शाह ने साउथ इंडिया के ईस्टर्न पार्ट के लिए स्ट्रगल को कंटिन्यू किया। 1424-25 के दौरान उसने वारंगल को इन्वेड किया और उसकी मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज को एनेक्स कर लिया। न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज को कंसोलिडेट करने के लिए 1432 में उसने अपनी कैपिटल गुलबर्गा से बीदर में शिफ्ट की। इसके बाद उसने अपना अटेंशन मालवा, गोंडवाना और कोंकण की तरफ शिफ्ट किया। वारंगल के इन्वेजन के बाद साउथ इंडिया में बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो गया। बहमनी किंगडम ग्रेजुअली एक्सपैंड हुआ और महमूद गावन की प्राइम मिनिस्टरशिप में वो अपने पावर और टेरिटोरियल लिमिट्स की पीक पर पहुंचा। आइए जानते हैं महमूद गावन के बारे में, क्योंकि महमूद गावन का समय बहमनीज के लिए एक हाई पॉइंट माना जाता है। महमूद गावन, महमूद बाय बर्थ एक इरानियन था।
और शुरू में एक ट्रेडर था। बहामनी रूलर मोहम्मद III रेन फ्रॉम 1463 टू 1482 के रेन में महमूद प्राइम मिनिस्टर या पेशवा बना और जल्द ही सुल्तान का फेवरेट बन गया। उसको मलिक उत तुजार का टाइटल दिया गया। अगले 20 साल तक महमूद ने स्टेट अफेयर्स को डोमिनेट किया। ईस्ट में एनेक्सेशंस करके उसने बहामनी किंगडम को एक्सपैंड किया। विजयनगर एम्पायर में एक डीप रेड की जिसमें कांची तक की टेरिटरीज तक पहुंचकर बहामनी आर्मी ने अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन किया। लेकिन महमूद का सबसे मेजर मिलिट्री कंट्रीब्यूशन रहा वेस्ट में, जहां वेस्टर्न कोस्टल एरियाज को ओवररन कर दिया गया, इंक्लूडिंग डाभोल एंड गोवा। इन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का लॉस विजयनगर एम्पायर के लिए एक बड़ा झटका था। इसके कैप्चर के बाद बहामनी किंगडम का ईरान, इराक एटसेट्रा के साथ फॉरेन ट्रेड और एक्सपैंड हो गया। यही नहीं, इंटरनल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ता गया। अब हम बाकी रीजन्स की ओर देखते हैं। अहमद शाह I के टाइम से ही गोंडवाना, बेरार और कोंकण एरियाज के लिए मालवा किंगडम और बहामनी किंगडम में टसल चलती रही। मालवा किंगडम खलजीज के रूल में था। गुजरात के रूलर्स की मदद से बहामनी किंगडम के हिस्से में बेरार आया और गोंडवाना का खेरला मालवा के हिस्से में आया। एक्सटर्नल कॉन्क्वेस्ट के साथ साथ महमूद गावन ने इंटरनल रिफॉर्म्स भी किए। एक नजर डालते हैं उन पर भी। महमूद ने किंगडम को 8 प्रोविंसेस यानी तरफ्स में डिवाइड किया। हर तरफ को एक तरफदार गवर्न करता था। हर नोबल की सैलरी और ऑब्लिगेशंस फिक्स थे। 500 हॉर्सेस को मेंटेन करने के लिए हर नोबल को या तो सैलरी दी जाती थी या फिर लैंड दिया जाता था, जिसे जागीर बोलते थे। उन्हें जागीर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना अलाउड था। सुल्तान के एक्सपेंसेस के लिए खालिसा लैंड को सेपरेट रखा जाता था। महमूद आर्ट्स का ग्रेट पेट्रन था। बीदर में उसने एक मैग्निफिसेंट मदरसा यानी कॉलेज को बिल्ड करवाया। इस फाइन बिल्डिंग में कलर टाइल्स का यूज किया गया, जो एक पर्शियन इन्फ्लुएंस था और इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर के एवोल्यूशन में एक नया एलिमेंट था। यहां टीचर्स और स्टूडेंट्स को फ्री फूड और क्लोथ्स दिए जाते थे। बहामनी किंगडम के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्ट्राइफ अमंग द नोबल्स। 2 तरह के नोबल्स थे, एक जो लंबे समय से डेकनी थे यानी नेटिव मुस्लिम कन्वर्ट्स थे, और दूसरे जो फॉरेनर्स थे, स्पेशली फ्रॉम पर्शिया, जिनको अफाकीज या गरीब्स बोला जाता था। महमूद ने कंसिलिएशन कराना चाहा लेकिन फेल रहा। उसके अपोनेंट्स ने सुल्तान को मैनिपुलेट करके महमूद को 5 अप्रैल 1481 में एग्जीक्यूट करवा दिया। इसी के साथ साथ एक तरह से बहामनी किंगडम का भी एंड महमूद गावन के साथ ही हो गया। इसके बाद कुछ सालों तक अफाकीज और डेकनीज के बीच कोर्ट इंट्रीग्स चलते रहे और किंगडम वीक होता रहा। कलीमुल्ला बहामनीज के लास्ट प्रिंस बने और उसे हटाकर उसी के वजीर आमिल और बारिद ने बीदर में बारिद शाही डायनेस्टी की नींव रखी। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन तो दोस्तों, इस कहानी में हमने जाना साउथ इंडिया के फेमस बहामनी किंगडम के बारे में और यह भी देखा कि अपने पूरे रूल में वो लगातार विजयनगर एम्पायर से कॉन्फ्लिक्ट में रहे। साउथ इंडिया की इन कॉन्फ्लिक्ट से एक बात साफ है कि साउथ इंडिया में स्ट्रगल का जो पैटर्न था वो रिलीजियस लाइंस पर बेस्ड नहीं था। पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस और ट्रेड एंड कॉमर्स पर कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट्स के मेन कारण थे। सेकेंडली, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की स्ट्रगल्स आपस में कंप्लीट आइसोलेशन में नहीं थी। जैसे कि हमने देखा कि मालवा और गुजरात को भी डेक्कन के कॉन्फ्लिक्ट्स में शामिल होना पड़ा। महमूद गावन की डेथ के बाद पार्टी स्ट्राइफ्स और भी इंटेंस हो गई। कई गवर्नर्स इंडिपेंडेंट हो गए। जल्द ही बहामनी किंगडम 5 प्रिंसिपैलिटीज में डिवाइड हो गया: गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और बीदर। इनमें से अहमदनगर, बेरार और गोलकोंडा ने डेक्कन पॉलिटिक्स में आगे चलकर लीडिंग रोल प्ले किया, जब तक वो 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर में अब्सॉर्ब हुए। बहामनी किंगडम ने नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक कल्चरल ब्रिज का काम किया। इसके चलते एक यूनिक कल्चर डेवलप हुआ। इन कल्चरल ट्रेडिशंस को सक्सेसर स्टेट्स ने कंटिन्यू रखा और मुगल कल्चर के डेवलपमेंट को